हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कभी अपने सदा निरा अर्थात पेरेनियल होने के कारण दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी सूख गई है। पानी का स्तर अत्यधिक कम है और खतरनाक बात तो यह है भाई कि यह अंततः इतना कम हो चुका है कि जंगलों में रहने वाले हाथियों के लिए भी पानी शेष नहीं बचा। और कंडीशन इतनी खराब है कि भाई आप पाएंगे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अर्थात जो हाथी हैं, जो जंगली जानवर हैं, अंततः शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। और यह कंडीशन और भी ज्यादा खतरनाक इसीलिए भी है क्योंकि शहरों में भी पानी बचा नहीं है। अभी आगे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि भूमिगत जल स्तर भी सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। अब यहां ध्यान से देखें तो आप एक बात को नोटिस कर पाएंगे कि भाई दक्षिण भारत में जितनी भी बहने वाली नदियां हैं उनमें से बेहद ही कम ऐसी नदियां हैं जो वर्षवाहिनी हो अर्थात पेरेनियल हो। लेकिन उनमें से एक नदी है कावेरी जो कि कही जाती है कि वर्षवाहिनी है, पर अब दक्षिण भारत में ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है जिसके कारण आप कह सकते हैं कि भाई कावेरी जो मेनली कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए मेजर सोर्स ऑफ वाटर थी, सूखने की कगार पर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस बात की गंभीरता को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं तो केवल अंदाज इस बात से लगाइए कि कावेरी नदी जल विवाद यह आजादी के बाद से नहीं, अपितु अगर मैं सही डेट कहूं आपसे तो आप अंदाज लगा पाएंगे नियर अबाउट 1892 से यह विवाद चल रहा है, यानी कि हमारी आजादी के लगभग 50 साल पहले से। और इवन आज 130 साल हो चुके हैं इस नदी के जल को विवाद का जो है वो निपटारा आज तक नहीं हो पाया। रीजन इज कर्नाटका और तमिलनाडु का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो ओनली एंड ओनली है बेसिकली कावेरी रिवर ही। अब यहां आप समझ पाएंगे कि कावेरी नदी के संबंध में यह स्थिति ऐसी है क्यों। तो पहली बात तो यह भाई कि कावेरी की जो लंबाई है यह लगभग 760 किलोमीटर के आसपास है। कुछ स्थानों पर आपको इसकी लंबाई के विषय में थोड़ा विवाद भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम देखें तो यह पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कुछ इस प्रकार से। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाऊं तो यहां कहीं पर जो है कर्नाटका के पास से जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट से इसका ओरिजिन होता है और कर्नाटका वाले एरिया से होते हुए यह तमिलनाडु में प्रवेश करती है। अब समस्या यह है कि जब कावेरी नदी का जल स्तर कम होता है और प्रॉब्लमेटिक यह है कि यहां आगे आप देख पाएंगे कि कावेरी का जो जल है यह जल इसीलिए और भी ज्यादा कम हो गया क्योंकि जहां से ये अपस्ट्रीम है, यानी कि जिस स्थान से ये आ रही है उस स्थान में ही पानी शेष नहीं बचा है। अब यहां समझिएगा कि कावेरी नदी में जल स्तर इतना कम क्यों हो गया। तो इसका कारण है भाई जो गर्मी का सीजन है, इस सीजन में होने वाला प्री मॉनसूनल रेनफॉल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्री मॉनसूनल रेनफॉल का अर्थ क्या है, तो भाई मॉनसून के आने से पहले जो एक वर्षा हुआ करती है दक्षिण भारत में, वो प्री मॉनसूनल रेनफॉल से एक फ्लश क्रिएट हो जाता था कावेरी में। अब अभी की स्थिति यह है कि प्री मॉनसूनल रेनफॉल ठीक से ट्रिगर हुआ नहीं। अभी अल नीनो का फेज एंड हो रहा है और ला नीना आने वाला है, यानी कि अभी की स्थिति यह है भाई कट है। अभी की स्थिति यह है भाई कि ओरिजिन के साथ ही कावेरी में जल नहीं है और यही एक बड़ा संकट भी है इस कारण से कि भाई इस इलाके में आप पाएंगे कि जल स्तर कम होने के कारण आपको इवन देखने को मिलेगा बेंगलोर जैसी स्थिति और भी ज्यादा भीषण, लेकिन अब तमिलनाडु में। अब यहां पीछे एक चीज पर गौर करिएगा, नोटिस करें कि जो ये एग्रीमेंट की मैंने चर्चा करी ये पहले से विवादित रहा है, डिस्प्यूटेड रहा है। अब 1892 जहां पर मद्रास और जो है वो कर्नाटका के बीच में उस समय पर, मैसूर के बीच में उस समय पर विवाद रहा। आजादी के बाद इसके लिए प्राधिकरण भी बने, परंतु अंततः इसका कोई सही डिसीजन आज तक निकलकर नहीं आया जिससे दोनों पार्टीज अर्थात कर्नाटका और तमिलनाडु एक्सेप्ट हो। फाइन। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए, एक जिला है, इसके पहले आपने स्टोरी सुन रखी है भाई बेंगलोर की, यानी कि बेंगलोर में क्या हुआ ये आप जानते हैं। फाइन, आई थिंक आप परिचित होंगे। बेंगलोर में भीषण स्थिति रही। मैंने हर बार इस बात को काफी कोट भी करा कि भाई करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने वाले जो लोग हैं वो मजबूर थे
इस बात के लिए कि भाई वो जाकर बिल्डर के घर के सामने प्रोटेस्ट करें। यह स्थिति काफी डरा देने वाली थी। अब वैसा ही कुछ आपको दिखाई देगा कोडागु डिस्ट्रिक्ट। ये जो जिला है, ये जिला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, यहां मैंने मेंशन करा है अपने कॉफी उत्पादन के लिए। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की बैकबोन है कॉफी प्रोडक्शन। अब समस्या यह है कि इस कॉफी के लिए जो जल आया करता था, यह जल आता था कावेरी नदी से ही, और कावेरी नदी के सूख जाने से इस पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो बेंगलोर में हुआ उससे भी भीषण हालात क्रिएट हो चुके हैं। पर चर्चाएं ज्यादा नहीं, बेंगलोर की चर्चा इसीलिए क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है भाई, ज्यादा इनकम जनरेट करने वाले लोग निवास करते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कही जाती है, इसीलिए चर्चाएं ज्यादा हुई। उससे खराब स्थिति यहां के किसानों की हो चुकी है। जल स्तर इतना कम है कि भाई आप इस बात से अंदाज लगाएं कि अंततः कावेरी नदी के आसपास जो स्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जरा इस लिस्ट को ध्यान से देखिएगा, कई टाइगर रिजर्व्स हैं, कई जो है वो एलिफेंट कॉरिडोर्स है, इसके अलावा बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं। आप सोच कर देखिए कि इन सारी सेंचुरीज में अगर पानी नहीं होगा तो इन जीवों का अंततः क्या होगा। और समस्या मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि भाई अंततः अगर टाइगर रिजर्व में पानी नहीं है तो बाघ या अन्य जंगली जीव कहां प्रवेश करने वाले हैं? पानी की खोज में जंगलों से बाहर आएंगे। इसी तरीके से एलिफेंट यह खासा जीव है जो अक्सर शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में प्रवेश करता है। अब ये जीव अंततः जो है वो शहरी क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। और मैंने तो अभी बर्ड्स की बात भी नहीं करी है। और क्या होती हैं बर्ड्स? तो याद रखिए, आर्द्र भूमि क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं, और आर्द्र भूमि क्षेत्र की आर्द्रता ही समाप्त हो जाएगी तो ये जीव जीवित कैसे रहने वाले हैं? कंडीशन की गंभीरता को समझिएगा। अब यहां पर एक चीज और नोटिस करें। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई भूमिगत जल का स्तर कम हो रहा है, यानी कि जीवों को जंगलों में तो पानी नहीं मिला, शहरी क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं आया, पर शहरी क्षेत्रों में जो निवासी एरिया हैं, यानी कि जहां पर कोई किसान नहीं रह रहा, एक शहरी व्यक्ति रह रहा है, क्या उस तक पानी पहुंच पा रहा है? तो भाई ध्यान से देखें इस पीछे दिए हुए डेटा को। परेशान कर देने वाला डेटा है कि भाई वो देश जहां पर, जिसे कभी कहा जाता था कि मोर देन 3000 रिवर्स हैं इस देश में और जल स्तर खासा अच्छा है, आप यहां इस सरकारी डेटा पर फोकस करें। इस 2018 की कंडीशन को जरा नोटिस करिए। कुछ मामूली सुधार है, अन्यथा की स्थिति में आप पाएंगे कि पिछले दशक में भूमिगत जल के स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई। 2014 से 2030 तक जितने भी कुएं या ट्यूबवेल खोदे गए, उन ट्यूबवेल्स में यह पाया गया कि प्रति वर्ष से लेकर प्रति दशक तक 13.5 मीटर तक जल का स्तर जो है वो नीचे गिरा है। यानी कि अगर आप समझें तो 100 मीटर की गहराई पर पहले अगर जल था तो वो 13 मीटर नीचे जा चुका है। इसके पश्चात सिग्निफिकेंटली 15 मीटर नीचे गया अगले आने वाले 4 से 5 सालों में। 2023 में पता चला कि जल स्तर और भी गिरा है। अब कुछ मामूली सुधार आपको जरूर देखने को मिला, लेकिन यह सुधार ऋणात्मक जो दर है उसमें है। यानी कि अगर पानी जो है 15 मीटर नीचे जा रहा था, फिर 17 मीटर नीचे जा रहा था, तो एक समय पर केवल 12 मीटर नीचे गया। यानी कि मेरा जो नुकसान हो रहा था, पहले मुझे 10,000 का नुकसान हुआ, फिर 20,000 का नुकसान हुआ, और उसके पश्चात जो है 8,000 का अगर नुकसान हुआ है तो यह सकारात्मक नहीं है। भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता हुआ। अब कारण के बारे में जो मैंने आपको एक स्लाइट रीजन बताया, इसके अलावा कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं। जैसे कावेरी नदी में फ्लश हमेशा बना रहता है, यह ऐसा क्यों था? तो कावेरी को जो जल की प्राप्ति है, कावेरी नदी को जल की प्राप्ति एक तो भाई प्री मॉनसून से हो जाती थी। इसके अलावा कावेरी के इस भाग में फ्लश आ जाता था भाई शीतकालीन वर्षा से, यानी कि मॉनसून के पहले होने वाली वर्षा जिसे प्री मॉनसून कहते हैं, वो भी जो है उत्तरी भाग में होता था, जिस कारण पानी आ जाता था। भाई पोस्ट मॉनसून यानी कि मॉनसून के बाद ठंड के सीजन में जो वर्षा होती थी वो इस स्थान पर हुआ करती थी, तो तमिलनाडु वाले एरिया में जो है वो जल पहुंच जाया करता था।
और सबसे बड़ी बात है, मॉनसून के सीजन में पर्याप्त वर्षा इस एरिया में होती ही है, तो भाई कावेरी में जल बना रहता था। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो भाई प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियों में यह कंडीशन नहीं थी, लेकिन कावेरी के साथ एक बढ़िया कंडीशन ये थी भाई कि इस प्रकार से उसे तीनों ऋतुओं में जल मिल जाया करता था, क्योंकि वर्षा का जल ही मुख्य जल का स्रोत है। अब जब कभी मॉनसूनल पैटर्न चेंज होगा, आप सोच कर देखिए, अल नीनो, ला नीना, प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन, कहां कावेरी और कहां उस कावेरी के आसपास स्थित जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो प्रशांत महासागर में हो रही एक घटना हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु में रह रहे गांवों में किसी व्यक्ति तक समस्या को क्रिएट कर देती है। सॉल्यूशंस बहुत हैं, पर अवेयरनेस की कमी है। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। रीजन इज के अभी माहौल है भाई चुनाव का, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा एजेंडा बनाएं डिस्कशन का। ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगा तो सरकार से लेकर व्यक्ति तक जब जागरूकता आएगी, तब इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। कॉफी फार्मर्स का एक आर्टिकल है जहां पर उन्होंने बताया कि हमारे बागानों में हाथी घुस आया करते हैं। समस्या ये नहीं है कि घुस आया करते हैं, निराशा के साथ चले जाते हैं, बिकॉज पानी तो यहां भी नहीं है। दिल को झंझोर देने वाली कंडीशन है। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या है ये अपॉर्चुनिटी? तो याद रखिए, स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। 7 मई का भाई बैच है, क्लासेस इस डेट से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप सीरियसली आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप जल्दी उसे क्लियर कर दें, पंचवर्षीय योजना ना बन जाए आपकी तैयारी, और क्वालिटी मैनर में 1-to-1 मेंटरशिप के साथ, और साथ ही इन बैचेस में क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है। क्रैश कोर्स का अर्थ है कि आपके प्री के एग्जैक्टली प्रायर पूरा सिलेबस दोबारा कवर कराया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको इन बैचेस में आवासीय सुविधा भी प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे ही आप क्रैश कोर्स का पार्ट बनते हैं, आपके प्री क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है ये इंक्रीज होगी। आप प्री क्वालिफाई करेंगे, स्टडी IQ आपको अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाएगा, जिसके लिए आपको कोई पे करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इन बैचेस में जो है वो आपको 18 किताबों का सेट प्रोवाइड करा जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, और इन बैचेस में आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस में कराई जाएगी। इतना सब कुछ एक्सक्लूसिव प्राइस दैट इज 27,999 ओनली एंड ओनली जब आप AK लाइव कोड का यूज करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।